6 अक्टूबर 1973 जूइश फेस्टिवल यौम किपुर के दिन इजराइल पर इजिप्ट और सीरिया एक साथ हमला बोल देते हैं। 1967 में इजराइल ने इजिप्ट और सीरिया के कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था और अब ये देश अपनी जमीन वापस चाहते थे। यौम किपुर वॉर की शुरुआती दिनों में अरब देशों ने इजरायली फोर्सेस को काफी क्षति भी पहुंचाई, लेकिन फिर वही हुआ जो तब से होता आया है। इजराइल ने कहा बचाओ मुझे और अमेरिका आ गया टू द रेस्क्यू और इस जंग की फिर तस्वीर बदल जाती है। अमेरिका से आ रहे वेपन्स और सप्लाईज के दम पर इजराइल ने जल्द ही पूरे अरब कोalition को हरा दिया और पहले से भी ज्यादा जमीन हथियाने में वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जंग के मैदान में हारे अरब देश भी इतनी जल्दी हथियार नहीं डालने वाले थे। इसके बाद अरब देशों ने वो किया जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया के होश उड़ गए। 20 अक्टूबर 1973 सऊदी अरेबिया और सारे अरब देश मिलकर अमेरिका और उसके साथियों पर ऑयल इंबार्गो लगा देते हैं। मतलब अमेरिका और हर वो देश जिसने इजराइल की मदद की थी उसे अरब देश तेल नहीं बेचेंगे। फिर क्या था, कुछ ही हफ्तों में दुनिया भर में तेल के दाम 100 नहीं 200 नहीं 300% बढ़ जाते हैं। अमेरिका के गैस स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें लगने लगती हैं, महंगाई आसमान छूने लगती है और अंत में अमेरिका को झुकना पड़ता है। अमेरिका और वेस्टर्न देशों के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस ऑयल शॉक की वजह से भारत में भी जबरदस्त बदलाव आया। इस जंग से कोई ना मतलब रखने वाला भारत, इस जंग में हिस्सा ना लेने वाला भारत, तेल की कमी के वजह से लेकिन भारत में अगले साल इन्फ्लेशन करीबन 30% तक पहुंच जाती है। पूरे देश में इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हो जाता है। महंगाई की मार से लोगों को ना बचा पाने के वजह से जनता सड़क पर आ जाती है। बाद में जेपी के लीडरशिप के अंडर प्रोटेस्ट संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बदल जाते हैं और कुछ ही महीनों में अपने खिलाफ बदलते माहौल को देख इंदिरा गांधी डेस्परेशन में देश में इमरजेंसी लागू कर देती है। भारत से 5000 किलोमीटर दूर कोई जंग होती है और उसकी मार भारत के लोगों को सालों तक झेलनी पड़ती है। आज 50 साल बाद हालात एक बार फिर से उसी तरीके के बन रहे हैं। ईरान में छिड़ी जंग को आज 20 दिन होने वाले हैं। लगातार मिडिल ईस्ट के ऑयल इंस्टॉलेशंस पर हमले हो रहे हैं। कुवैत ने तेल के सप्लाईज पर रोक लगा दी है। कतर में गैस प्रोडक्शन बंद हो चुका है। सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े रिफाइनरी ने काम रोक दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है। हालांकि अब ईरान केस बाय केस कुछ टैंकर्स को अनुमति दे रहा है वहां से निकलने के लिए, लेकिन अभी भी 150 से ज्यादा टैंकर शिप्स हॉर्मुज के बाहर फंसे हुए हैं। और इस सब के बीच तेल के दाम एक बार फिर से 40 से 50% तक बढ़ गए हैं। दुनिया के तमाम देश एक बार फिर से इसका इकोनॉमिक फॉलआउट झेलने के लिए कमर कस रहे हैं। बीते कई सालों में हम सुनते आए हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, सिलिकॉन इज द न्यू ऑयल, रेयर अर्थ इज द न्यू ऑयल, रिन्यूएबल एनर्जी इज द न्यू ऑयल। लेकिन आज भी 2026 में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला में हो या मिडिल ईस्ट में हो, एक बात तो साफ हो गई है कि ऑयल इज स्टिल ऑयल। मॉडर्न इकोनॉमी के पहिए आज भी सिर्फ और सिर्फ तेल पर चलते हैं। आज भी जंग तेल के लिए लड़ा जाता है। सत्ता पलट तेल के लिए हो रही है जैसे 50 साल पहले हुआ करता था। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे कहानी तेल की, कैसे और क्यों तेल हमारे लिए इतना जरूरी हो गया है, क्यों आज ईवीज और एआई के जमाने में भी दुनिया तेल के लिए जंग करने के लिए तैयार हो चुकी है, कौन कंट्रोल कर रहा है ग्लोबल ऑयल सप्लाई को, और जब तेल बाकी देशों में भी मिल रहा हो तो क्यों सारे देश मिडिल ईस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। आखिर क्या खास है मिडिल ईस्ट के तेल में, और फाइनली क्या मॉडर्न इकोनॉमी कभी भी इस ऑयल ट्रैप से निकल सकता है। देशभक्त पर हमने पहले ही वॉर के एजेंडा के बारे में आपको बताया कि इजराइल का अलग एक एजेंडा है इस वॉर में इन्वॉल्व होने का। अमेरिका का एजेंडा कुछ और है, उसे समझने की जरूरत है। लेकिन तेल की दरकार तो हमें भी है आगे बढ़ने के लिए और काम करने के लिए, और वो तेल आता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप चैनल के मेंबर बनते हो ऑन YouTube या फिर ऑन patreon.com/देशभक्त, तो उसे भी जरूर कंसिडर करिए। कहा जाता है कि मॉडर्न एज ऑफ ऑयल की शुरुआत होती है 1859 में, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पहली बार ऑयल को कमर्शियली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह डिस्कवरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बीचों बीच होती है। जो मशीन्स, जो ट्रेन
प्लेन्स इंडस्ट्रीज अभी तक कोयले के दम पर चल रही थी, अब उसके पास एक ज्यादा एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव आ चुका। बस फिर क्या था, अगले कुछ सालों में ही तेल पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की रीढ़ की हड्डी बन जाती है। अमेरिका में हर कोई तेल ढूंढने में, उसे जमीन से बाहर निकालने में जुट जाता है। ड्रिलिंग इंडस्ट्री अपने आप काफी तेजी से फैल जाती है। अब यूएस में ऑयल इंडस्ट्री को बेहिसाब पैसा छापते देख ब्रिटेन, फ्रांस, बाकी यूरोपियन देश भी तेल की तलाश में निकल पड़ते हैं। ब्रिटेन को पहली सक्सेस मिलती है पर्शिया में, यानी आज के ईरान में। मस्जिद सुलेमान के पास ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट में पहली बार 1908 में तेल ढूंढ निकाला। ईरान में ब्रिटेन ने ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया अंडर द एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जिसे आज हम बाय द वे बीपी के नाम से जानते हैं। आज जो मिडिल ईस्ट में जटिल पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जो युद्ध चल रहा है, उसकी नींव, उसकी शुरुआत शायद यहीं से होती है। इसके बाद दो वर्ल्ड वॉर्स होते हैं। वो जंग मशीन्स के दम पर लड़े जाते हैं और इन मशीन्स को चलाने के लिए खूब सारा ईंधन, खूब सारा तेल चाहिए होता है, चाहे वो टैंक्स हो, ट्रक्स, प्लेन्स, सबमरीन, सब में पेट्रोल ही तो जा रहा था। एलाइड पावर्स ने, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, इन्होंने अपने ऑयल रिजर्व्स पहले से ही सिक्योर कर लिए थे। जर्मनी इस रेस में थोड़ा पीछे रह जाता है। जापान जैसे उसके एलाइज भी तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। नतीजा यह होता है कि जर्मनी और जापान जैसे देश इस मैकेनाइज्ड वॉर में एक डिसएडवांटेज पर आ जाते हैं। यह उनकी हार का एक कारण बनता है। दोनों वर्ल्ड वॉर्स ने दुनिया की सभी पावर्स को तेल की अहमियत तो समझा दी थी, इसीलिए कोई भी तेल के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अमेरिका के पास खुद ही तेल का भंडार था, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंपनीज थे। वर्ल्ड वॉर के बीच में इनमें से कुछ कंपनीज मिडिल ईस्ट में आकर काम करने लगते हैं। अरब देशों को तेल से होने वाले मुनाफे से एक छोटा सा हिस्सा देकर इन कंपनीज ने सालों तक उनके तेल पर कब्जा जमा कर रखा। लेकिन ईरान के लोग जल्द ही ये गेम समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने 1953 में अपने तेल पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादे ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। अब बताइए, इतनी हिमाकत, फिर क्या था? गुस्सा हो गए अमेरिका और फिर सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवाना शुरू कर दिया। शाह की हुकूमत फिर से लागू करवा दी गई और ईरान के तेल पर फिर से वेस्ट के कंट्रोल में वो आ जाता है। लेकिन आने वाले सालों में बाकी मिडिल ईस्ट के जो देश थे, वो अपने तेल पर विदेशियों के इस राज से तंग आ चुके थे। इसी बीच इन देशों ने बनाया ओएपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आइडिया यह था कि अब ये देश खुद ही प्रोडक्शन और सप्लाई कंट्रोल करेंगे, ना कि वेस्टर्न ऑयल कंपनीज। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, 1973 के यौम किपुर वॉर के वक्त ही ओएपेक ने अमेरिका और वेस्ट पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। 1973 के सबक के बाद अमेरिका तेल को और भी ज्यादा एग्रेसिवली परस्यू करने लगा। अब वो तेल को अपने हाथ से जाने देना अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो इंटरनेशनल गब्बर बन जाता है, जहां मिलता है वो तेल को दबोच लेता है, लूट लेता है। 1973 से लेकर 2018 तक की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने इराक से लेकर लिबिया तक हर जगह जंग छेड़ दी, क्योंकि बात सिर्फ तेल की नहीं थी बल्कि डॉलर के डोमिनेंस की भी थी। वो डॉलर का डोमिनेंस और तेल कैसे जुड़ा हुआ है उस पर 2 मिनट पे आते हैं। अमेरिका जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब फ्री या सस्ता तेल उसे नहीं मिलेगा, दुनिया मना कर देगी। इसीलिए पिछले दशक में अमेरिका ने अपने ही जमीन से तेल एक्सट्रैक्ट करने का एक नया मेथड उसे परफेक्ट किया है। 2018 तक फ्रैकिंग की मदद से अमेरिका ने तेल के मामले में वो आत्मनिर्भर बन चुका है। मतलब अमेरिका को जितना तेल चाहिए वो अपने देश में प्रोड्यूस कर सकता है। ट्रंप ने भी ये बात साफ कर दी दुनिया के सामने कि अमेरिका को तो किसी के तेल की जरूरत ही नहीं है। We don't need oil. We have all the oil we need for ourselves. It's one of the great assets that we have. We have double, more than double. लेकिन अगर तेल की जरूरत नहीं है ट्रंप चाचा को, तो फिर आज 2026 में वो वेनेजुएला और ईरान में जंग क्यों छेड़कर बैठे हुए हैं, सत्ता पलट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि तेल सिर्फ आपकी गाड़ी ही नहीं चलाती है, वो बहुत कुछ और भी चलाता है। अमेरिका जैसे देश की ये तेल की जो हवस है, उसे समझने के लिए तेल को थोड़ा समझना होगा। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन जरूरी है ये समझना।
पहला पॉइंट कि दुनिया में तेल हर जगह तो नहीं मिलता है, लेकिन दुनिया में हर किसी को तेल जरूर चाहिए होता है। मतलब तेल बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज्यादा है। इसीलिए तेल को दुनिया भर में एक सिंगल मार्केट में ट्रेड किया जाता है। इस मार्केट में दुनिया भर के बायर्स और दुनिया भर के सेलर्स होते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, कंपनीज उसे तेल बेच देती हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। इसको आप स्टॉक मार्केट जैसा समझ सकते हैं, बस ये ऑयल मार्केट होता है। रोज यहां भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। दूसरा पॉइंट, भले ही तेल बहुत से जगहों पर मिलता है दुनिया भर में, लेकिन जमीन से निकलने वाला हर क्रूड अलग होता है। इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है वजन के आधार पर, हैवी या लाइट क्रूड, और दूसरा होता है सल्फर कंटेंट के आधार पर, स्वीट या सावर क्रूड। दुनिया भर में मिलने वाले क्रूड ऑयल को इन दो पैरामीटर्स के हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। इसका भी अपना पूरा पीरियोडिक टेबल होता है। अरे वही स्कूल वाला पीरियोडिक टेबल, लेकिन ये तेल वाला पीरियोडिक टेबल है, जिसमें नॉर्थ सी के ब्रेंट से लेकर रशिया के यूरल और बॉम्बे हाई तक के क्रूड ऑयल लिस्टेड होते हैं। अब कमर्शियल कंजम्पशन के लिए सबसे अच्छा तेल होता है लाइट स्वीट क्रूड। इस कैटेगरी में आने वाले ब्रेंट क्रूड को ही हम ग्लोबल बेंचमार्क मानते हैं। बाकी सारे जो क्रूड होते हैं ब्रेंट के प्राइसेस से ज्यादा या कम पर ट्रेड किए जाते हैं। अब आते हैं तीसरी चीज पर। भले ही लाइट और स्वीट क्रूड सबसे अच्छा क्रूड होता है, लेकिन यह हर जगह मिलती नहीं है। इसीलिए रिफाइनरीज हैवी एंड सावर क्रूड को प्रोसेस करने में ज्यादा माहिर होती हैं। इसको इसीलिए ट्यून किया गया है, जब तक ऐसा करना कमर्शियली वायबल है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर तेल अकेले मिडिल ईस्ट से आता है। इसीलिए दुनिया भर की जो रिफाइनरीज हैं मिडिल ईस्ट के क्रूड को प्रोसेस करने के हिसाब से बनाई गई हैं, ऑप्टिमाइज की गई हैं। इसे बदलना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए अमेरिका ने भले ही ऑयल के मामले में अपनी सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली हो, लेकिन उसे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसे भी इंटरनेशनल मार्केट से ही तेल खरीदना होता है। अपने देश का जो तेल है वो भी इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे खरीदना होगा। और मजे की बात यह है कि अमेरिका के जो कोस्टल रिफाइनरीज हैं वो मिडिल ईस्ट के तेल को प्रोसेस और ज्यादा आराम से कर सकते हैं, सस्ते में कर सकते हैं, ना कि अपने ही देश के अंदर से, इंटीरियर से तेल को कोस्टल एरियाज तक लाना, वो ज्यादा महंगा पड़ता है। इसीलिए सेल्फ सफिशिएंसी के बाद भी अमेरिका मिडिल ईस्ट या वेनेजुएला जैसे बड़े रिजर्व्स पर अपना कंट्रोल चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस कंट्रोल भी वहीं से होता है। चलिए, ये अगर बात समझ में आ गई तो एक सवाल का जवाब अभी भी हमें नहीं मिलता है। आज सड़कों पर ईवीज चल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और नेट जीरो को लेकर दुनिया भर में इमरजेंसी मोड पर काम चल रहा है। एमिशंस कम किए जा रहे हैं, उसमें पूरी कोशिश चल रही है। कसमें वायदे किए जा रहे हैं, सोलर पैनल्स हर जगह बिछाए जा रहे हैं, विंड एनर्जी को एक्सपैंड किया जा रहा है। ऐसे में आज दुनिया में तेल जैसी चीज, उस पर इतना लोग पागल क्यों हो रहे हैं, लड़ने मरने पर क्यों तैयार हो जा रहे हैं? इसका जवाब अगर आप गौर से देखोगे तो आपके आसपास आपको मिलेगा। पहला एविडेंस, ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड का 90% आज भी समुंदर से होता है। और ये जो समुंदर के जो विशाल शिप्स होते हैं, कंटेनर शिप, टैंकर, बल्क कैरियर, सब हैवी फ्यूल ऑयल पर चलते हैं। मर्सेक जैसी कंपनी का एक कंटेनर शिप एक दिन में 200 से 300 टन फ्यूल खा जाता है। बिजली नहीं, तेल पीती है ये बड़े बड़े शिप। एक बार सामान आपके पोर्ट तक पहुंच जाए, उसके बाद भले ही आप इलेक्ट्रिक ट्रेन का इस्तेमाल कर लो, इलेक्ट्रिक ट्रक का इस्तेमाल कर लो देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन समुंदर में जाने वाले जहाज सिर्फ और सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये तेल आप उन्हें नहीं दोगे तो इंटरनेशनल ट्रेड ठप हो जाएगा। दूसरा, ग्लोबल एविएशन। दुनिया में रोज 1 लाख से भी ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती हैं और हर फ्लाइट जेट फ्यूल पर चलती है। एविएशन सेक्टर को ऑयल पर डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट 100% है। अब आप पूछोगे, इलेक्ट्रिक कार आ चुका है, कल टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक प्लेन भी आ जाएगी। फ्यूचर में आ सकती है, लेकिन इसको बनाना काफी मुश्किल है, क्योंकि जेट फ्यूल जो होता है बैटरी से 48 टाइम्स ज्यादा एनर्जी डेंस होता है। एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट के लिए आज जितनी एनर्जी आपको चाहिए होती है, अगर उसको आप बैटरी से रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो वो हवाई जहाज टेक ऑफ भी नहीं कर पाएगी, इतनी भारी हो जाएगी वो प्लेन। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एविएशन सेक्टर में कम से कम 25-30 साल लग जाएंगे इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरलाइंस आने के लिए। तीसरा, प्लास्टिक। अपने आसपास देखिए, हर चीज, लगभग हर चीज
उसमें प्लास्टिक है या उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट प्लास्टिक से बना है। फोन के कवर से लेकर पाइप्स तक, वाटर बॉटल से लेकर दवाइयों की पैकेजिंग तक, टायर से लेकर डिटर्जेंट और सोलर जो पैनल्स होते हैं, हर जगह आपको प्लास्टिक मिलेगा। और दुनिया का 99% प्लास्टिक बनता है पेट्रोकेमिकल से, यानी तेल से। अभी ग्लोबल ऑयल का 14% सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक्स में जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ऑफिशियली कहा है कि 2030 तक ऑयल डिमांड की जो ग्रोथ है उसका 1/3 सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स में चला जाएगा। मतलब अगर कभी फ्यूचर में दुनिया का 10% ट्रांसपोर्टेशन भी इलेक्ट्रिक हो जाए, तब भी ऑयल का डिमांड वही का वही रहेगा, बढ़ता रहेगा। ऑयल कंपनीज ये बात जानती हैं, इसीलिए एक्सॉन मोबिल, शेल और ये सऊदी एरामको सब प्लास्टिक प्रोडक्शन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फाइनली बात आती है फूड पर। तेल की हवस इसलिए भी है क्योंकि हम इसे खाते भी हैं। अच्छा, डायरेक्टली नहीं खाते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल भी हमारे खाने का एक हिस्सा होता है। एटलीस्ट जो हमें खाना मिलता है उसकी एक वजह होती है। जो भी फसलें आज हम उगाते हैं उसमें ज्यादातर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। आज दुनिया का 40% से भी ज्यादा खाना जो फर्टिलाइजर से उगता है, और ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर नेचुरल गैस से बनते हैं। गैस बनना बंद तो जो फर्टिलाइजर का सप्लाई है वो भी बंद। फर्टिलाइजर सप्लाई बंद तो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन चुरमुरा जाएगा। आज ये है हमारी इकोनॉमी में तेल की अहमियत। दुनिया का 90% ट्रेड, 100% कमर्शियल एविएशन, दुनिया के 99% प्लास्टिक, दुनिया का 40% खाना, सब कुछ तेल की वजह से चल रहा है। लेकिन ये सब तो चलो डायरेक्ट बातें हो गई, फिजिकल यूज की बातें हो गई। क्या आपको पता है ऑयल इनडायरेक्टली भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को संभाले हुआ है? बताता हूं कैसे। 1973 के ऑयल शॉक के बाद अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ कुछ ट्रीटी साइन की। इसके तहत सऊदी, जो कि उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर था, उसने माना कि वो पूरी दुनिया में अपना तेल सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचेगा। इसके बदले में यूएस सऊदी को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इस सिस्टम को आने वाले सालों में पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा गया। धीरे धीरे यूएस ने ऐसी ही डील बाकी ओपेक देशों के साथ भी कर ली और यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर एस्टैब्लिश हो जाता है। सिर्फ अपने इकोनॉमिक माइट की वजह से नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में तेल के दम पर यह बनता है रिजर्व करेंसी। डॉलर इस वजह से बनता है डॉन, सिर्फ अपनी इकोनॉमी की वजह से नहीं, अपनी ऐंठ जमाने की वजह से, अपनी मिलिट्री की वजह से। दुनिया में तेल हर किसी को चाहिए होता है, तो अब आपको अगर तेल खरीदना है तो पहले डॉलर का जुगाड़ करो। इसीलिए डॉलर हमेशा से ही डिमांड में रहने लगा पूरी दुनिया में और अमेरिका डॉलर छापता गया। लेकिन जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स हैं वो इतने डॉलर्स का क्या करेंगे? अब यूएस ने बोला, आओ हमारे मार्केट्स में पैसा लगा दो, यूएस बॉन्ड मार्केट में लगा दो, वॉल स्ट्रीट में लगा दो। सऊदी जैसे पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स ने डॉलर्स यहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए यूएस के लिए आज तेल पर कंट्रोल और भी ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब वो सिर्फ तेल नहीं, अपना ग्लोबल इकोनॉमिक डोमिनेंस भी उसी वजह से मेंटेन करता है। आज सभी देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिजर्व में रखना होता है, जिससे डॉलर हमेशा डिमांड में रहे। डॉलर की डिमांड की वजह से यूएस पूरी दुनिया से लो इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकता है, अपने देश में इंटरेस्ट रेट और भी ज्यादा लो रख सकता है, अपनी इकोनॉमी की लिमिट से कई गुना ज्यादा डॉलर प्रिंट कर सकता है, और इस सबसे ज्यादा जरूरी बात, यूएस बाकी देशों के डॉलर रिजर्व को एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी कुछ साल पहले अमेरिका ने रशिया के कई डॉलर रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया, और बात अगर फ्रीज करने से नहीं होती है तो यूएस अपनी बात बनवाने के लिए सिंपली किसी और भी देश को डॉलर सिस्टम से सैंक्शन भी कर सकता है, जैसा कि उसने कई सालों से ईरान के साथ करके रखा है कि हम आपको डॉलर मुहैया ही नहीं कराएंगे, आप डॉलर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हो तो आप बेचोगे क्या, खरीदोगे क्या। तो आज डॉलर यूएस के लिए सबसे मजबूत हथियार बन चुका है। लेकिन यह बनी कैसे? ऑल थैंक्स टू ऑयल। सालों पहले इसे तोड़ने की कोशिश की गई। सद्दाम हुसैन ने इराक का तेल यूरोज में बेचना शुरू कर दिया, तो अमेरिका ने इराक पर जंग छेड़ दी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलकर। कुछ समय पहले जब वेनेजुएला ने चाइना के साथ यौन में डील करना शुरू कर दिया, तो अमेरिका ने वहां भी अटैक कर दिया, प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया। लेकिन ईरान तो पहले से ही सैंक्शन था, और अब यूएस उस पर जंग भी छेड़ चुका है, उसके टॉप लीडर्स को भी निपटा चुका है। अब ईरान को भी पता है कि इससे ज्यादा अमेरिका उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता है, इसीलिए अब वो अमेरिका से बदला लेने के लिए पेट्रो डॉलर सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने कहा है कि वो ऑयल शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा सकते हैं, उनको अनुमति है, जिन्होंने तेल डॉलर में नहीं बल्कि चाइनीज यौन में खरीदा हो। क्या लगता है आपको?
यह मास्टर स्ट्रोक है। ईरान का मास्टर स्ट्रोक कितना इफेक्टिव होगा या नहीं, क्या चाइना का यौन डॉलर को मात दे पाएगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए हमें इतना पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है। ईरान से जुड़े और ईरान से सपोर्टेड जो हुतीज हैं वो बाबल मंदब स्ट्रेट को भी ब्लॉक करने की धमकी दे रहे हैं। अगर ये दोनों ही चोक पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया में 1973 जैसा एक ऑयल क्राइसिस फिर से पैदा हो सकता है। सवाल है कि क्या दुनिया इस शॉक के लिए तैयार है? आइए थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ब्रेंट क्रूड का दाम $60 पर बैरल से उठकर 100 के आसपास आ चुका है। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है, पेनफुल न्यूज है। रशिया यूक्रेन युद्ध जब छिड़ा था तब भी तेल इस रेट पर आ चुका था, दाम स्पाइक कर चुके थे और इकोनॉमीज को दिक्कत आई थी। लेकिन अगर हॉर्मुज को अगले हफ्ते या उसके बाद तक भी खोला नहीं गया तो आईईए का जो इमरजेंसी तेल रिलीज सप्लाई किया गया था मार्केट में वो भी खत्म हो जाएगा। तेल $120-150 प्रति बैरल तक जा सकता है। दुनिया एक रिसेशन के तरफ जाने लगेगा इस स्थिति में। लेकिन ईरान का बदला उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ईरान का प्लान उससे भी ज्यादा ताबड़तोड़ है। उसने अमेरिका को $200 प्रति बैरल के लिए तैयार रहने को बोला है। अगर हॉर्मुज के साथ रेड सी दोनों चोक पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो ऐसा हो भी सकता है। दुनिया छोड़ो, भारत जैसे ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज के लिए यह बहुत बुरी खबर होगी। हमारी इकोनॉमी बहुत तेज क्रैश कर सकती है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ दो लोग होंगे, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। ट्रंप को तो बैकलैश पहले से ही महसूस होने लगा है। आज उसके बुलाने के बाद भी अमेरिका के सो कॉल्ड एलाइज हॉर्मुज में अपनी मिलिट्री भेजने से मना कर चुके हैं। अभी अमेरिका के पास अंधाधुंध बमबारी और ईरान के लीडर्स को मार डालने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। ईरान बाय द वे दोनों चीजों के लिए तैयार है लेकिन पीछे नहीं हटेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप की जो विशाल ईगो है उसके वजह से वो पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो तेल का जो खेल है वो पूरी दुनिया में उथल पुथल और भी ज्यादा कर सकता है आने वाले हफ्तों में। अगर देशभक्त पर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन दबा सकते हैं या यू कैन गो टू patreon.com/theDeshBhakt। यहां एनुअल मेंबर्स के लिए एक डिस्काउंट भी है।